यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर लगता है कि तमाम सियासी पार्टियों का फोकस ब्राह्मण वोटों पर टिक गया है। बसपा के बाद अब सपा ने भी ऐसी ही रणनीति बनाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक की। ये बैठक करीब 3 घंटे से ज्यादा चली। इसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व मंत्री मनोज पांडे और अभिषेक मिश्रा के अलावा सनातन पांडे भी मौजूद रहे। इस बैठक में कहा गया है कि पार्टी के नेता बीते 4.5 साल में ब्राह्मण समाज पर जो अन्याय हुआ है, उसका उत्पीड़न हुआ है, उसे प्रमुखता से उठाएं, साथ ही ऐसे लोगों के साथ संपर्क भी करें। आपको बता दें कि यूपी में करीब 13% ब्राह्मण वोट बैंक माना जाता है और इस ब्राह्मण वोट बैंक का जो रोल है सरकार बनाने में वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जब सरकारें बनी हैं उत्तर प्रदेश में, जिसकी भी सरकारें बनी हैं, उसमें अहम योगदान रहा है ब्राह्मण वोट बैंक का। और यही वजह है कि ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए अब तमाम राजनीतिक दलों ने कवायदें शुरू कर दी हैं। इससे पहले बसपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की और अब समाजवादी पार्टी भी इसी कड़ी में आगे आ गई है। वहीं सपा के ब्राह्मण प्रेम पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि डॉक्टर लोहिया के समाजवाद का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी फिर जातिवादी राजनीति पर उतर आई है, लेकिन ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है और वो जाति जमात की राजनीति से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर वोट करेगा। डॉक्टर लोहिया के समाजवाद का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी आखिरकार अपने जातिवाद के एजेंडे पर फिर उतर आई है। एक समय में केवल जाति विशेष और उसमें भी परिवार विशेष के लोगों को उपकृत करने वाली समाजवादी पार्टी कब तक जाति के कार्ड खेलती रहेगी? उत्तर प्रदेश अब जाति जमात की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। उत्तर प्रदेश अब विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, बसपा के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने इस प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। बसपा के बाद अब समाजवादी पार्टी का भी ब्राह्मण वोटों पर नजर उनकी आ टिकी है और उन्हें लुभाने के लिए अब तमाम जो हथकंडे हैं वो अपनाए जाएंगे। ब्राह्मण वोट पर समाजवादी पार्टी की नजर बन गई है। पार्टी नेता ब्राह्मण समाज पर हुए अन्याय को प्रमुखता से उठाएं, ये निर्देश दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि यूपी में करीब 13% ब्राह्मण वोट बैंक है और इसी 13% को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दल अब अलग अलग हथकंडा अपना रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत बसपा की तरफ से की गई। बसपा ब्राह्मण हितैषी खुद को बता रही है और एक बार फिर से ब्राह्मण और दलित का कॉम्बिनेशन बनाकर सत्ता हासिल करना चाहती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अब इसी कड़ी में आगे आ चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भी अब ब्राह्मणों को लुभाने के लिए अपने तमाम शीर्ष नेताओं, अपने तमाम ब्राह्मण चेहरों को जमीन पर उतरने के निर्देश दिए हैं और ये निर्देश दिए गए हैं कि ब्राह्मणों पर जो अन्याय हुआ है उन मुद्दों को उठाएं और लोगों के बीच में जाएं। जिन जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन लोगों के बीच में जाएं और सरकार पर निशाना साधें। हालांकि भाजपा का ये जरूर कहना है कि अब जातिवादी की राजनीति पर उतर आई है समाजवादी पार्टी। अनुभव शुक्ला जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, देखिए, ब्राह्मण वोट बैंक कितना जरूरी है उत्तर प्रदेश में, ये इन कवायदों को देखकर समझ में आ रहा है। पहले बसपा शुरुआत करती है ब्राह्मणों को लुभाने की और अब समाजवादी पार्टी भी आगे आ गई है। देखिए, बिल्कुल, और क्यों नहीं होगा। अगर इसी उत्तर प्रदेश का आप इतिहास देखिए, 3 विधानसभा चुनाव आप देख लीजिए, 2007, 2012, 2017, जिस पार्टी से जितने ज्यादा ब्राह्मण विधायक जीते वही सत्ता में आई जी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 13 से 14% ब्राह्मण वोट बैंक है। लेकिन कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज जो है वो माना जाता है कि चुनाव में ये जिसके साथ होते हैं सत्ता में वही आता है। बीएसपी 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया वो कितना हिट साबित हुआ और उसी के सहारे एक बार 2022 की सत्ता पानी चाह रही है। अयोध्या से उन्होंने शुरुआत भी की है। इसी तरीके से आप देखिए, अब समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम ब्राह्मणों को फिर से पार्टी के साथ जोड़ेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। 23 अगस्त को इसकी शुरुआत बलिया से होगी, यानी 1857 की क्रांति के जनक मंगल पांडे की धरती से इस प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अयोध्या में जाएंगे प्रबुद्ध सम्मेलन। तो कहीं न कहीं सभी सियासी दल ब्राह्मणों को रिझाने में जुट गए हैं। इसी तरीके से अब आप देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो लिस्ट आएगी अभी 4 एमएलसी की, इसमें कहीं न कहीं ब्राह्मण को भी जगह मिलेगी और अगर मंत्रिमंडल विस्तार उसके बाद होगा उसमें भी ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये इफेक्ट ही तो है। यानी बसपा ने जब ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की, ब्राह्मणों को लेकर पॉलिटिक्स शुरू की, तो सभी सियासी दलों को लग रहा है कि कहीं ब्राह्मण वोट बैंक हमारे हाथ से ना छिटक जाए। इसीलिए सारे सियासी दल उस
वोट बैंक होता है। बिल्कुल अनुभव, देखिए होड़ सी लग गई है तमाम राजनीतिक दलों के बीच में कि कौन ब्राह्मण वोट बैंक को लुभा पाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हालांकि देखिए 2022 के नतीजे ही ये बताएंगे कि आखिर किसकी रणनीति में दम है और कौन ब्राह्मणों को असल में लुभा पाया है। बढ़ेंगे आगे। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना भी की है, अयोध्या के विकास कार्यों का भी जायजा लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रामलला के दरबार में मत्था टेका, विधि विधान से रामलला की पूजा अर्चना की है और अयोध्या में हो रहे तमाम विकास कार्यों का जायजा भी मुख्यमंत्री ने लिया है। दशरथ कॉलेज का भी निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अयोध्या में मौजूद हैं, अयोध्या में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, जो तमाम कार्य चल रहे हैं, उनका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले रामलला के दरबार गए और वहां पर उन्होंने मत्था टेका। देखिए सीएम योगी अयोध्या में हैं, जहां वो पहले दशरथ मेडिकल कॉलेज गए। यहां पर सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज में चल रही पढ़ाई का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी ने अयोध्या में साधु संतों के साथ मुलाकात की और फिर वहां से सीएम योगी सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए और साधु संतों से उन्होंने यहां पर भी मुलाकात की। तो हम आपको सीएम योगी के अयोध्या दौरे की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की है। तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। अयोध्या दौरे पर है मुख्यमंत्री, अयोध्या में दशरथ मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए मुख्यमंत्री। वहां पर जिस तरीके से पढ़ाई हो रही है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उन तमाम चीजों का निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री ने मैनुअली किया। इसके बाद साधु संतों से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने और फिर सीएम योगी ने रामलला के दरबार भी पहुंचे। उससे पहले हनुमानगढ़ी में भी आरती की मुख्यमंत्री। गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के बाद सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। यहां पर सीएम योगी ने राजऋषि दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में मेडिकल सुविधा को लेकर विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, हम ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देना है। सीएम योगी ने कहा कि लोगों की सेहत सरकार की प्राथमिकता है और इसी वजह से प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधा को चुस्त दुरुस्त बनाने में जुटी हुई है। 100 बच्चों 4-4.5 वर्ष के दौरान 19-20 में हम लोगों ने 8 नए मेडिकल कॉलेजेस को एमसीआई का अप्रूवल लेकर के प्रारंभ किया। वे सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इस सत्र में हम 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का अप्रूवल लेने के लिए आवेदन किए हैं, जिनका अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नेशनल मेडिकल काउंसिल के रूप में मान्यता दी गई है। तो एनएमसी का इंस्पेक्शन और उसके अप्रूवल की प्रत्याशा में हम लोगों ने नए 9 मेडिकल कॉलेजेस को तैयार किया। तो उसी के निरीक्षण में हम लोग निकले हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन के लिए प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के मजबूती के साथ कार्य कर रही है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं 1947 से लेकर के 2016 तक 69 वर्षों में प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में हम लोग 32 नए मेडिकल कॉलेज या तो बना चुके हैं या बना रहे हैं। नया मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद यहां पर कोविड पेशेंट के लिए आरटीपीसीआर की लैब भी बनाई गई, जहां पर प्रतिदिन 3000 से अधिक टेस्ट करने की क्षमता वर्तमान में है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मार्च 2020 में जब कोरोना की आहट हुई थी, तब प्रदेश में कोई भी लैब नहीं थी। हमें सैंपल जांच करने के लिए यूपी के बाहर भेजना पड़ता था, एनआईबी पुणे भेजना पड़ा था। लेकिन आज हमारे पास 3 लाख से अधिक टेस्ट करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश में है।
अयोध्या दौरे से पहले सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने उस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया जिसका जल्द ही लोकार्पण होने वाला है। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हुए कामों को लेकर विपक्षी सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहले के 69 सालों में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बने, जबकि हमने कम से कम कम समय में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज दिए हैं और हमारा लक्ष्य हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देना है। 1947 से 16 तक 69 वर्षों में कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले थे प्रदेश में, और विगत 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में अब तक हम लोग 8 मेडिकल कॉलेज विगत वर्ष में प्रारंभ कर चुके हैं, 9 को इस सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं और 15 अगले सत्र में हम प्रारंभ कर देंगे। सिद्धार्थनगर और अयोध्या दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अपने दौरे के तीसरे दिन गोरक्षनाथ धाम में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उसका जल्द निदान करने का निर्देश भी दिया। टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें पहली तस्वीर जनता दरबार की है, जबकि दूसरी तस्वीर में सीएम योगी ने गोरखपुर में सावन के पहले दिन रुद्राभिषेक भी किया। वहीं आज गोरखपुर दौरे पर ही सीएम योगी का पशुओं के प्रति लगाव भी अलग ही अंदाज में देखने को मिला। यहां वो एक डॉगी को बिस्किट खिलाते और उसे दुलार करते हुए दिखे। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। आज यहां सीएम योगी ने गोरक्षनाथ धाम में एक डॉगी को बिस्किट खिलाया, तो वहीं दूसरी तस्वीर कल की है जहां गोरखपुर में उन्होंने गायों को चारा खिलाया। यूपी में विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में भाजपा भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। हाल ही में भाजपा ने अपने 22 प्रकोष्ठों और 26 विभागों के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की है और अब इनकी एक बैठक सोमवार को बुलाई गई है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। जिन विभागों के पदाधिकारियों की तैनाती की गई है उनमें चुनाव प्रबंधक, नीति विषयक, शोध विभाग, मीडिया संपर्क विभाग और आईटी विभाग बेहद खास हैं। सभी विभागों की चुनाव में भूमिका को लेकर कल होने वाली बैठक में चर्चा होगी। साथ ही प्रकोष्ठों और विभागों के पदाधिकारियों को इससे जुड़े निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की विभिन्न क्षेत्रों के लिए लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। इस तरह से 22 प्रकोष्ठ और 26 विभाग का गठन हुआ है। उसमें लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, संयोजक की, सह संयोजक की। तो इस तरह से जो प्रकोष्ठों और विभागों के पूरे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक कल 11 बजे से होनी है, जिसमें माननीय महामंत्री संगठन आदरणीय श्री सुनील बंसल जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र सिंह जी का उद्बोधन प्राप्त होगा। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। सोमवार को बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के जो नवनियुक्त विभाग हैं, जो प्रकोष्ठ हैं, उसके सभी संयोजक और सह संयोजकों की एक बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए इस बैठक में जो रोड मैप है वो तैयार होगा, क्योंकि इनमें जो विभाग हैं उनमें चुनाव प्रबंधन है, मीडिया है, आईटी है, जो प्रकोष्ठ हैं उसमें भी कई महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ शामिल हैं जिनकी चुनाव के दौरान भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। इस बैठक के जरिए कोशिश यही होगी कि 2022 के चुनाव के लिए जो रोड मैप है उसे तैयार किया जाए। कैमरा जितेंद्र के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी बिहार के बाद अब यूपी में भी अपना विस्तार बढ़ाने की जुगत में है। पार्टी निषाद वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से लगी हुई है। बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी आज वाराणसी के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन शांति व्यवस्था भंग की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने वीआईपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पुलिस को बिना सूचना दिए वीआईपी कार्यकर्ताओं ने फूलन देवी की प्रतिमा रामनगर पहुंचाई थी, जिसे प्रशासन ने जब्त कर लिया। बिल्कुल समझ से परे है। हम लोगों ने पहले ही प्रशासन को कह रखा था और हमें 18 जनपदों में फूलन देवी जी का
मूर्ति स्थापित करनी थी, शहादत दिवस मनाना था, लेकिन प्रशासन ने हमें मना किया तो हमने अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। हम इसे बाद में मनाएंगे। यहाँ बनारस में हम बिल्कुल छोटे स्तर पे एक कार्यक्रम करना चाह रहे थे। हमने बहुत कम अपने पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया, पूरे बिहार से, पूरे उत्तर प्रदेश से, लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासन में ऐसी क्यों हमें हाउस अरेस्ट कर रखा है, क्यों रोक रखा है, ये समझ से पड़े। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कटान की वजह से लोगों की जिंदगी हलकान हो रही है। हालात ये हैं कि शारदा नदी के कटान की चपेट में आकर कई घर जमींदोज हो चुके हैं। आपको भी हम ऐसे ही तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर देखते ही देखते एक घर नदी में समाता हुआ दिख रहा है। महज 5 सेकंड के अंदर ये मकान जमींदोज होकर नदी में समा गया। एक बार फिर से देखिए कि कैसे 5 सेकंड में ही ये पूरा मकान नदी के बहाव की वजह से जमींदोज हो गया। तस्वीरें लखीमपुर खीरी जिले की, जहां पर शारदा नदी उफनाई हुई है और नदी के कटान की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। हालात ये है कि नदी के किनारे मौजूद कई घरों को अब तक शारदा नदी निगल चुकी है और ऐसे ही एक मकान के शारदा नदी में समाने की तस्वीर कैमरे में लाइव कैद हुई है। ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील के मजरी गांव की, जहां पर कई सारे घर पहले ही शारदा नदी की वजह से जमींदोज हो चुके हैं और लोग अपनी आंखों से अपने आशियाने को नदी में समाते हुए देखने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वो कई बार प्रशासन से इस बात की अपील कर चुके हैं कि उनके आशियाने को नदी के कटान से बचाने का इंतजाम किया जाए। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिली और इसका नतीजा आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पर उफनाई हुई शारदा नदी लोगों के आशियाने को जमींदोज कर रही है और लोग तमाशबीन बनकर अपने आशियाने को उजड़ते हुए देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पहाड़ों पर जारी लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। यूपी के बिजनौर में भी गंगा नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बिजनौर में मौजूद यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर कोटा वाली नदी के पुल के पास गंगा नदी का पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है और इसकी वजह से बड़ी छोटी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इस रोक की वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। ये देखिए, पानी का बहाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की परेशानी का सबब क्या होगा।